हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्वैगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आराधना ने। और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो इनके एंसेस्ट्रल होम में हुआ है। ये सब कुछ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव धना में शुरू होता है, जो कि एक बहुत ही छोटा और रिलेटिवली पिछड़ा हुआ गांव था। इतनी ज्यादा सुविधा वगैरह वहां पर नहीं थी। इसी वजह से आराधना की जो फैमिली थी वो कई साल पहले गांव का घर छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गए। लेकिन उनके दादा दादी अपनी जमीन से जुड़े रहे और वो उसी गांव के अंदर रहे। लेकिन अपने दादी की मौत से पहले आराधना बचपन में कुछ दिनों तक उसी गांव में रही थी और अक्सर उनके घर और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में सुना करती थी। तो इस गांव में आराधना की फैमिली का एक पुराना पुश्तैनी घर था और इसी वजह से लोग उन्हें यहाँ के पुराने मालिक के नाम से जानते थे। वो घर जो था वो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ था। पूरा का पूरा घर पत्थरों से बना था, मोटी मोटी दीवारें, पुराने लकड़ी के दरवाजे और नॉर्मल सा फर्श, जैसे पुराने घर हुआ करते थे। और उसकी इसी बनावट की वजह से गर्मियों में भी घर के अंदर हल्की हल्की ठंडक रहती थी। घर के आगे का हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल था, जहां पर इनके घर वाले रहा करते थे। लेकिन इन्हीं के घर का एक पीछे का हिस्सा था जो हमेशा बंद रहता था। उस हिस्से को कभी भी खोला नहीं जाता था और उसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं की जाती थी। आराधना की दादी और गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना था कि बहुत साल पहले जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, उस समय में ये घर सिर्फ रहने के लिए नहीं था। जब अंग्रेज ऑफिसर इस इलाके में जमीन का लगान लेने के लिए आते थे तो वो इसी घर में रुकते थे। और घर का जो पीछे वाला हिस्सा था उसे एक तरह से जेल की तरह बंदी रखने के लिए काम में लिया जाता था। जो लोग अपना लगान नहीं दे पाते थे या अंग्रेजों के खिलाफ जाने की कोशिश करते थे, उन्हें घर के इस हिस्से में रखा जाता था। वहां उन्हें बिल्कुल कैदियों की तरह रखा जाता था, उनसे मारपीट की जाती थी, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती थी और इसी वजह से कई लोगों की वहां पर मौत भी हुई थी। ये सब कहीं किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो नहीं था, लेकिन गांव के पुराने लोग यही सब बातें किया करते थे। और इसी तरह की एक घटना के बारे में आराधना की दादी उसे भी बताया करती थी। क्या थी ये घटना, क्या थी ये कहानी, हम बढ़ेंगे आगे। लेकिन कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। इनकी दादी के अनुसार एक किसान था जो अपनी जमीन का लगान समय पर नहीं दे पाया था और इन अंग्रेजों ने उसे फांसी की सजा दे दी थी। उस आदमी की नई नई शादी हुई थी और उसने उन अंग्रेजों से अपने पति को छोड़ने की बहुत मिन्नत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उन अंग्रेजों ने उस आदमी को घर के उसी पीछे वाले हिस्से में फांसी की सजा दे दी। और वो औरत भी अपने पति की मौत के बाद हवेली के उसी पीछे वाले हिस्से में मरी हुई पाई गई। उसकी मौत कैसे हुई किसी को भी इस बात का ठीक से पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि उसने अपनी जान खुद ली है, कुछ ने कहा कि सदमे की वजह से उसकी मौत हुई है, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब वो पति के लिए गिड़ाने आई तो शायद अंग्रेजों ने उसे भी मार दिया। लेकिन इस बात की किसी को कोई पक्की जानकारी नहीं थी और इसके बाद घर के उस पिछले वाले हिस्से को बंद कर दिया गया। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन जब तक अंग्रेज वहां पर रहे थे तब तक भी घर के उस पिछले हिस्से को हमेशा के लिए बंद ही करके रखा गया था। तो ये कहानी आराधना के दादा दादी के टाइम पे शुरू होती है जब इनके इस पुश्तैनी घर में शादी थी। एक्चुअली ये आराधना के दादाजी की बहन की शादी थी और काफी सालों बाद घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था, इसलिए पूरे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे थे, फंक्शंस की तैयारी चल रही थी और घर के अंदर बहुत सारे लोग थे। लेकिन जैसे जैसे मेहमान बढ़ते गए वैसे वैसे घर में रहने की जगह कम पड़ने लगी। सारे कमरे फुल हो चुके थे, आंगन भी कम पड़ने लगा था और सबसे बड़ी दिक्कत जो थी कि इतने लोग जो घर के अंदर थे उन सब के लिए खाना बनाने के लिए रसोई छोटी पड़ रही थी। अब जब ये प्रॉब्लम आई तो आराधना के दादाजी और घर के सभी बड़े लोग आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि यार अब क्या करें, कैसे खाना बनेगा सब लोगों का। तो तभी किसी ने कहा कि यार घर का पीछे वाला हिस्सा खाली पड़ा है, वहीं पर चूल्हा लगा देते हैं, इतनी जगह है तो सही अपने पास, वहां खाना बन जाएगा, दिक्कत क्या है। जैसे ही सजेशन आया, जो थोड़े बहुत घर के बुजुर्ग लोग थे वो थोड़ा अनईजी हो गए। उन्हीं में से एक बुजुर्ग महिला ने बोला, नहीं नहीं,
घर का वो हिस्सा तो कई सालों से बंद है, उसे इस तरह से खोलना ठीक नहीं है। उनकी बात सुनकर आराधना के दादाजी ने बात को हल्के में लिया और कहा, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत है, अब तो इतने साल हो गए हैं, अब वहां कुछ नहीं होगा, अपनी जगह है, अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। और इस तरह से थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ और आखिर में यही तय हुआ कि पीछे का हिस्सा खोल देते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ रसोई का ही काम किया जाएगा, किसी को भी वहां पर रहने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, डिसाइड हो गया। अगले दिन सब लोग वहां इकट्ठा हुए, उस बंद दरवाजे के पास उस पर ताला लगा हुआ था पुराना, इसकी कोई चाबी वगैरह थी नहीं, तो उस ताले को उन्होंने तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने ताला तोड़ा, खोला, अंदर देखा तो बिल्कुल वैसे होता ना खंडर, अब कोई आया ही नहीं कभी उसमें इतने सालों से, तो बिल्कुल गंदी हो रखी है, पूरा घर सीलन की बदबू से भरा हुआ है। खैर दरवाजा खोला गया, जितना एरिया उनको यूज करना था उसकी साफ सफाई की गई। अब जब लोग अंदर गए तो सब लोगों को उस हिस्से में एक अजीब सी फीलिंग आई, लेकिन सबको ये लग रहा था कि इतने सालों से बंद पड़ी जगह है, दिमाग ही अपने आप ऐसी चीजें क्रिएट कर लेता है। तो वहां जो पीछे वाला हिस्सा था उसमें एक बहुत खुला सा आंगन था, चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी, है ना, और एक साइड से कोने में सीढ़ियां थी जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर साफ सफाई करवाकर वहीं पर चूल्हा वगैरह लगवा दिया, बोला अब खाने का प्रोग्राम यहाँ से बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। अब खाने बनने का काम वहीं पे होता था, सुबह शाम दिन में, ठीक है, शाम को मतलब 6 बजे के आसपास तक सारा काम खत्म करके वहां के लोग चले जाते थे। तो अब घर में भाई साहब मेहंदी का प्रोग्राम था, घर के आगे वाले हिस्से में बहुत हलचल थी, सभी लोग वहीं पर थे, और पीछे का जो हिस्सा था जहां पर रसोई सेट की गई थी, वहां पर जो औरतें काम कर रही थी, तो उन औरतों ने काम करते करते कुछ अजीब चीजें नोटिस की। एक औरत जब कुछ पुड़ी उड़ी बेल रही थी तो उसको एक आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज। तो उसने उससे कहा पड़ोस वाले से, यार मेरे को किसी के रोने की आवाज सुनाई, तेरे को सुनाई दी क्या? तो उस दूसरी औरत ने कान लगाया, उसे कोई आवाज नहीं आई। तो उसने बोला कि अरे वही बात है, तुमने सुन रखा है ना, यहाँ पे पहले कुछ हो रखा है, तो इसे तुम्हारे दिमाग की बात है, बाकी वहम में कुछ भी नहीं है। फिर शाम के टाइम पर करीबन 7:30 के आसपास फंक्शन बाहर चल रहा था, पीछे कोई नहीं था, तो एक लड़की पानी लेने के लिए वहीं घर के पीछे वाले हिस्से में गई। जब वो पानी भर रही थी तो उसने ध्यान दिया तो उसे दीवार पर अपनी परछाई दिखी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी परछाई का मूवमेंट उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, जैसे जो वो कर रही है उसकी परछाई उससे कुछ अलग कर रही है। उसने घूमकर देखा, ध्यान दिया अपनी परछाई पर, तो परछाई बिल्कुल नॉर्मल थी। वापस से अपने फंक्शन में आ गई, फंक्शन कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके अगले दिन दुल्हन की तबीयत खराब हो गई। उसको एकदम से बहुत तेज बुखार चढ़ गया, शरीर उसका पूरा तप रहा था, ठीक से वो बातचीत भी नहीं कर पा रही थी। घर वाले थोड़े परेशान हो गए, उन्होंने गांव के वैद्य को बुलाया, उन्होंने चेक कहा कि थकान या कमजोरी की वजह से हो गया है बुखार, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने उसको दवाई दी और सबने यही मान लिया कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है। हो गया, वैद्य जी चले गए, सबने खाना ना खाया पिया, सब लोग सो गए। रात हो गई थी, सब लोग सो रहे थे, घर में सन्नाटा छाया था, और करीब 3 बजे के आसपास दुल्हन अपने आप उठी और धीरे धीरे चलकर अपने कमरे से बाहर आई, और बाहर आकर सीधा अपने घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाने लगी। पीछे वाले हिस्से का दरवाजा आधा खुला हुआ था, उस पर ताला नहीं लगाया था, और उस खुले हुए दरवाजे से अंदर चली गई। लेकिन इसी टाइम पर घर की ही एक औरत, उसकी आंख एकदम से खुली और उसने उसे जाते हुए देख लिया था। उसे तो नहीं पता था कि कौन है, लेकिन उसने किसी को उस पीछे वाले हिस्से से जाते हुए देखा था। एक्चुअली जो औरत थी उन्हें भी कुछ अजीब सा फील हुआ था कि कोई उनके पास में खड़ा हुआ है, और उसी के डर की वजह से वो उठ गई थी। और सेम उसी मोमेंट पर उन्होंने किसी को तो अंधेरे में पीछे वाले हिस्से में जाते हुए देखा। उन्होंने फिर अपने किसी भतीजे को उठाया कि उठे एक बार, उसे लेकर वो पीछे वाले हिस्से में देखने गई तो उन्होंने देखा कि दुल्हन सीढ़ी के पास खड़ी है। उस पीछे वाले हिस्से में जो सीढ़ी थी उसके पास खड़ी है, और वहां खड़ी होकर किसी चीज को देखकर मुस्कुरा रही है। और उसके पास गए, उसने उसको आवाज लगाई कि तुम यहां क्या कर रही हो? तो उसने कुछ नहीं बोला। और जब उस औरत ने चेक किया, घर की औरत रिश्तेदार ही थी, तो उन्होंने चेक किया तो अब उसको बुखार भी नहीं था। फिर उन्होंने दुल्हन का हाथ पकड़ा, उसे लेकर घर के अंदर आ गई, और इस घटना पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद
नींद में चलकर ये वहाँ पहुँच गई, बुखार की वजह से ऐसे हालत हुई होगी और ये नींद में चल रही होगी और इसी वजह से वहाँ पर पहुँच गई होगी। इसके बाद वो भी सो गई, सुबह उठी, वापस से वही घर में शादी का माहौल था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जो दुल्हन थी, वो भी सुबह नॉर्मल ही लग रही थी। लेकिन घरवालों को लगा कि शायद वो थक गई है इस वजह से या फिर अब शादी होने वाली है तो उसकी शर्म की वजह से वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही है। लेकिन उस दिन फिर से कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होने लगी। घर के पीछे जो रसोई का काम कर रही थी औरतें, उनमें से कइयों को ऐसा लगा जैसे कोई उनके आस-पास मौजूद है। लेकिन जब वो देखने जाती तो आस-पास कोई भी नहीं होता था। इसके अलावा बार-बार जो बर्तन थे, वो अपनी जगह से मूव हो रहे थे। यानी एक बर्तन को आप एक जगह पर छोड़ के जाओ और थोड़ी देर के बाद वो बर्तन कहीं और मिलेगा और किसी से पूछो किसने रखा, तो हर कोई मना कर देता था। खैर उनको भी लग रहा था कि इतने लोग आ रहे जा रहे हैं, किसी के पैरों से टकरा कर या कोई आते थे साइड में बर्तन को रख देता होगा, इस वजह से बर्तन मूव कर रहे हैं और किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे ही शादी के फंक्शंस चल रहे थे, दोपहर के आसपास का टाइम था, 3 बजे के आसपास का, अभी रसोई का काम नहीं चल रहा था, वो जगह खाली पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर इनके फंक्शन में कोई इनकी रिलेटिव लड़की आई हुई थी, उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है। जैसे कोई लेडी बैठ के धीरे-धीरे रो रही हो। उस आवाज़ को फ़ॉलो करते हुए जब वो पीछे के सेक्शन में जाती है, पीछे वाले एरिया के अंदर, तो वहाँ एक सकड़ी सी गली सी उसे दिखाई देती है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो जाकर उस गली के अंदर देखती है तो उसके पहुँचते ही आवाज़ एकदम बंद हो गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखते उस लड़की को एकदम से बहुत सी घबराहट हुई और सीधी वहाँ से भागकर वो वापस से आगे वाले सेक्शन में ही चली गई। अब ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें अलग-अलग लोगों के साथ हो रही थी, इसलिए कोई भी इनको जोड़ नहीं पा रहा था, कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और ये सभी लोग एक-दूसरे से अनजान थे, तो कोई किसी को बता भी नहीं रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा बिहेवियरल जो चेंज आ रहा था, वो दुल्हन में ही था। दिन के टाइम पर वो एक कमरे में बैठकर घर के पीछे वाले सेक्शन की तरफ एक खिड़की से देख रही थी और देखते-देखते से वो कहीं पर खो गई थी। तब उसकी किसी मौसी वगैरह ने आकर उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने उनकी बात ही नहीं सुनी, जैसे उसका ध्यान कहीं और ही है। 2-3 बार आवाज़ देने पर भी नहीं सुनी, तो उसकी मौसी ने आकर उसको इस तरह से झिझोड़ा और बोला, "अरे भई क्या हो गया? कहाँ खोई हुई हो?" तो उसी तरह से अपनी मौसी तरफ देखते हुए बोलती है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी और ये घर अब मेरा नहीं रहेगा। अब उनकी बात सुनकर लगा कि भई इसको बड़ा दुःख हो रहा है कि अब घर छोड़कर ससुराल जाने वाली है। तो हर किसी दुल्हन को ऐसा होता ही है। उन्होंने उसको थोड़ा सँभाला, थोड़ा खुश किया और वापस से उसको नीचे लोगों के साथ में ले गई। अब जैसे-जैसे शाम का समय होता जा रहा था, घर का जो पीछे वाला हिस्सा था, उसमें काम करने वाले लोगों को बड़ा अजीब-सा एहसास हो रहा था। वहाँ पर काम कर रही 2 औरतों ने बाद में बताया कि उन्हें बार-बार ऐसा लग रहा था कि दीवार के पास खड़ा होकर कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन काम की वजह से और लोगों की वजह से उन्होंने ये बात किसी से भी नहीं कही। अब ये बात है रात के करीबन 11 बजे की, जब घर का पिछला हिस्सा ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, सिर्फ वहाँ पे सामान और खाने की चीज़ें पड़ी हुई थी। तभी इनके रिश्तेदारों में से एक लड़की पानी लेने के लिए घर के पीछे वाले हिस्से में चली गई और फिर कुछ देर के बाद उस लड़की के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब लोगों को आवाज़ सुनाई दी, सब लोग भागकर वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वो लड़की वहाँ पर सीढ़ी के पास बेहोश होकर पड़ी है। सबने उसे उठाया और उसे अंदर ले गए और कुछ देर बाद जब उस लड़की को होश आया, तो बार-बार एक ही बात दोहरा रही थी। बुरी तरह से घबराई हुई थी। उसने बताया कि जब वो अंदर गई, तो उसे ऐसा लगा कि उन सीढ़ियों के पास कोई खड़ा है। उसे एक औरत दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद घर की ही कोई औरत होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, तो वहाँ पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई थी। वो लड़की थोड़ा और पास गई और कौन है वहाँ पर पूछा, तो वो औरत पीछे मुड़ी और जैसे ही वो औरत पीछे मुड़ी, उसने देखा कि उस औरत का पूरा चेहरा, शरीर सब कुछ सफ़ेद था और उसकी आँखें ही नहीं थी, बिल्कुल वहाँ पर काले खड्डे पड़े हुए थे। वो औरत सीढ़ी के ऊपर खड़ी हुई थी और उसको देखते ही ये लड़की डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। अब जब सब लोग वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और इस बात को सब लोगों ने ज़्यादा फैलने नहीं दिया क्योंकि अभी शादी का माहौल चल रहा था। अगर ऐसा होता तो कुछ दिक्कत हो सकती थी, कुछ रिश्तेदार वहाँ से जा भी सकते थे। सब लोगों ने ये कहा कि भई तुझे वहम हो गया है, उस पीछे वाले शहर में लोग कई बात करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह से इस इवेंट को आया गया कर दिया गया। अगले दिन सुबह शादी वाले दिन जब घर की औरतें नाश्ता बनाने के लिए पीछे वाले हिस्से में गए, तो उन्हें दुल्हन मिली उसी पीछे वाले हिस्से में और वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखते ही घर के अंदर खबर मिल गई, भाई दुल्हन पीछे वाले हिस्से में बेहोश पड़ी मिली है सुबह सुबह। सब लोग उसे उठाकर लेकर आए, उसका शरीर तप रहा था, उसको बहुत तेज फीवर था और अब
सब लोग चौकन्ने हो चुके थे कि ये वहां कैसे पहुंच गई। दुल्हन को दवा दी गई और कुछ घंटों में वो थोड़ा बहुत ठीक फील करने लगी। अभी पिछले 2-3 दिनों में जो 2-3 घटनाएं हुई, उनसे सबको लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन आज तो शादी का दिन है। आज सबसे पहले शादी ठीक से निपटाते हैं, फिर बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। और इस तरह से इन बातों को इग्नोर करके सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट गए। और शायद यही इन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा होता भी है, जब कोई फंक्शन हो घर के अंदर से कोई छोटे-मोटे इवेंट हो जाए। देखो कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ, ठीक है? वो बेहोश मिली, एक लड़की वहाँ बेहोश मिली, उसे कुछ दिखा। दुल्हन वहाँ गई, हो सकता है उसको भी कुछ दिखा हो, लेकिन ऐसे उसको कोई फिज़िकल नुकसान नहीं था। लेकिन कभी-कभी नुकसान फिज़िकली नहीं होता, मेंटली होता है और वो सबसे खतरनाक होता है। घर में शाम की बारात की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। दुल्हन को तैयार किया गया, लेकिन जब दुल्हन को तैयार किया जा रहा था थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। ऑब्वियसली उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए भी उसको थोड़ी बेचैनी हो रही थी। जब दुल्हन पूरी तरह से तैयार हो गई तो उसने बाकी लोगों से कहा, "मैं अब थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है।" और इतना बोलकर वो उस कमरे से बाहर चली गई। होता है, दुल्हन उठ के चली गई, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आधा पौन घंटा गुजर गया और वो वापस नहीं आई और किसी को दिखी भी नहीं, तो लोगों को चिंता हुई। वो उसको पूरे घर के अंदर ढूंढने लगे, लेकिन पूरे घर में उसका कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। और ढूंढते ढूंढते आखिर में जब लोग घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे, तो वहां पर उसी सीढ़ी को चढ़कर ऊपर छत पर जो दीवारें खड़ी हुई थी, वहीं पर उनको वो दुल्हन छत से लटकी हुई मिली। वो लाल लहंगा पहने हुए, जेवर पहने हुए, सब कुछ पूरी तरह से तैयार दुल्हन छत से लटक रही थी। पूरा घर देखकर हैरान रह गया, पूरे घर में कोहराम मच गया। सभी लोग बातें करने लगे, एकदम से ऐसा क्या हो गया? किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर दुल्हन ने ये सब क्यों किया? फटाफट से उसकी बॉडी को नीचे उतारा गया और जब उसकी बॉडी को नीचे उतारा गया, तब जाके सब लोगों को चीजें समझ में आई। दुल्हन का स्किन टोन जो पहले डस्की था, थोड़ी सांवले रंग की थी, तो उसे नीचे उतारा गया तो उसका पूरा शरीर बिल्कुल सफेद दिख रहा था, जैसे शरीर से सारा खून निकल गया हो। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने आखिरी पलों में ऊपर की तरफ वो किसी को देख रही हो। और इतना ही नहीं, डर या फिर दबाव की वजह से, जो उसके गले पर दबाव पड़ रहा होगा या फिर किसी डर की वजह से, उसके शरीर का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया था। जिस जगह वो लटकी हुई थी उसके जस्ट नीचे ही उसका टॉयलेट और उसका वेस्ट दोनों बिखरे हुए पड़े थे। सब जगह खबर फैल गई, सभी के सभी लोग शॉक्ड थे। और इस घटना के बाद पहली बार जिसने दुल्हन की बॉडी को छुआ, वो आराधना की दादी ही थी और उन्होंने ही बाकी लोगों को बुलाया था। इस घटना के कुछ साल बाद, 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद, जो इनकी दादी थी आराधना की, वो प्रेग्नेंट हुई। घर में फिर से खुशी का माहौल आया, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए और बच्चे की जन्म से पहले ही मौत हो गई। उस दुल्हन का मरना, बच्चे का मिसकैरेज होना, ये सब होने के बाद इनके दादाजी ने एक बड़ा फैसला लिया और ये तय किया कि अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। और धीरे-धीरे परिवार ने वहां से निकलना शुरू कर दिया और दूसरे शहर में जाकर बस गए। इनका वो घर आज भी है। घर के आगे वाला हिस्सा अभी भी इनके कुछ रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीछे वाले हिस्से को किसी तांत्रिक को बुलवा के पूजा करवा के हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और ना सिर्फ बंद कर दिया गया, आगे वाले और पीछे वाले हिस्से में एक दीवार खींच दी गई और उस दीवार में कोई दरवाजा भी नहीं दिया गया, ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर कोई भी उस हिस्से में ना जा पाए। और जो इन लोगों के साथ हुआ, जहां पर इन्होंने बारात के कुछ घंटों पहले ही दुल्हन को खो दिया, ऐसा कभी इनके साथ दोबारा ना हो। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये आज भी एक पहेली है। इनके घर के उस पीछे वाले हिस्से में कौन रहता है, कौन नहीं? क्या वहां पर उन लोगों की वो दुखियारी आत्माएं भटक रही हैं, जिनको अंग्रेज प्रताड़ना दिया करते थे? क्या उस आदमी और उसकी पत्नी की आत्मा आज भी वही है? और क्या उसी की वजह से उस दुल्हन ने अपनी जान ली? कोई नहीं जानता। वैसे आपको क्या लगता है कि वाकई में उसने अपनी जान उस एंटिटी या वहां रहने वाली एंटिटीज के वश में आकर दी, या किसी और कारण से दी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।